हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज हमारे सेकंड वीडियो पे हैं। हमने स्टार्टअप सीरीज की बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो आज हम उसकी कैटेगरी 1 अर्थात प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एनालिसिस करेंगे, इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके बात करेंगे कि क्या इसके इम्प्लीकेशंस है और क्या इसके लिमिटेशंस है, क्या इसके बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये दोनों को एक ही जगह पे एक ही कैटेगरी में डालने का एक रीजन ये है कि इनमें काफी सिमिलैरिटी है। सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फॉर्म करा नहीं जाता। एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होता है कि आप एज ए इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज अ पर्सन सोल प्रोप्राइटर के रूप में, तो उसको प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहा जाता है या सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। और दूसरी तरफ एचयूएफ जो होती है वो एक हिंदू लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज एक फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को पूरी फैमिली मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं। उस फैमिली में फादर और उनके चिल्ड्रन होते हैं। मदर को एचयूएफ में कंसिडर नहीं किया गया है। मदर अपने पिताजी के साथ उनके एचयूएफ में चाहे तो आ सकती है। तो दोनों का ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर अब इन पे बिजनेस स्टार्ट कैसे करा जाए, बिगिनिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। इनकम टैक्स कहता है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आपका इनकम एक साल में टैक्सेबल लिमिट से ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका इनकम जो गिवन ईयर के टैक्सेबल लिमिट से ऊपर चला जाता है, जैसे अभी के लिए जो 60 साल से नीचे के इंडिविजुअल है उनके लिए 2.5 लाख रुपए की स्लैब रेट है, मतलब उससे ऊपर जाने पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं और एज ए इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ के तहत आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम जो है कमाई जो है 2.5 लाख से पार चली जाएगी, तो आपको पैन कार्ड लेना जरूरी हो जाएगा। फिर सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, अब मैं आपको एक थोड़ा सा पेचीदा ना लगे आपको, थोड़े मैं आपको फिगर्स कम से कम बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारा जो वीडियो है वो आपके समझ में, मैं ये लेमैन के लिए, मतलब आप जैसे बिजनेसमैन के लिए, मेरे दोस्त यार जिनको ये टैक्स की भाषा समझ में नहीं आती उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। इसीलिए मैं इसमें टेक्निकल बातें कम से कम करूंगा। तो जो अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स में आप फॉल कर जाते हैं तो आप पैन कार्ड ले लीजिए। फिर उसके बाद एक और प्रोविजन आता है जो एक टर्नओवर के बाद, जो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में और आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं या सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं। इसकी लिमिट 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख किसी में भी फॉल कर सकती है। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ सकती है। पर अगर आप एक बार अपने टैक्स कंसल्टेंट से, अपने पास में जो भी टैक्स के जानकार है उनसे बात कर सकते हैं कि क्या आप उसके अंदर फॉल करेंगे। अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस हो रही है 10 लाख से ऊपर और आप सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स करते हैं और आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट में है जहां पे आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, तो ये कैटेगरीज दी गई हैं। उस कैटेगरीज में आप डिस्कस करके आप एक कंफर्म जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मतलब आपको चाहिए पैन कार्ड और जीएसटी। कहीं कहीं पे आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पर मैं ये स्मॉलर केस में लोकल अथॉरिटी के साथ हो गया, इसीलिए मैं इन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत सारे लाइसेंसेस हो सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट कर रहे हैं तो एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ सकता है। फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो एफएसएसआई का लाइसेंस हो सकता है। आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक बेसिक ओवरव्यू में नहीं आते, तो मैं इन पे आगे के वीडियो में भी डिस्कस, मतलब ये स्टार्टअप सीरीज में इसको डिस्कस नहीं करूंगा। इनको मैं अलग से कभी वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। इनमें सिर्फ मैं बेसिक एक जानकारी दूंगा कि बेसिक यूनिवर्सली सबके लिए क्या क्या एप्लीकेबल है। तो हमने बात कर ली इनकम टैक्स रिटर्न की, तो उसके लिए पैन कार्ड हो गया, दूसरा जीएसटी का। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि एनुअली और मंथली इनकी क्या क्या कंप्लायंसेस होंगे। अगर आप जीएसटी के अंदर फॉल करते हैं तो जीएसटी में 2 स्ट्रीम होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है। अब ये कंपोजिशन क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप की, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका बिजनेस छोटा है तो 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए आप इस एक स्कीम बना दिया कि कंपोजिशन स्कीम बोल के आप इसके थ्रू जा सकते हैं। इस पे कंप्लायंसेस कम होते हैं। क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं इसमें? क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, एनुअल रिटर्न जाएगी, या तो आप ये स्ट्रीम चूज कर सकते हैं,
या दूसरा स्ट्रीम चूज कर सकते हैं जिसमें रेगुलर आप टैक्स पेयर बन जाएंगे। रेगुलर टैक्स पेयर में आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक मंथली और क्वार्टरली वाली रिटर्न भी होती है। एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसमें मंथली आप सोच लीजिए कि एक तो मंथली जाएगी, फिर एक एनुअल भी जाएगी, एक दूसरी होती है जीएसटीआर 1 करके, वो आप ऑप्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर, ये भी डिपेंड करता है कि आप क्वार्टरली और मंथली भी चूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो अगर कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको कंपलसरीली बिना टर्नओवर के 0 डे से आपको जीएसटी लेना पड़ सकता है। तो आप ये मेक श्योर कर लेना कि कहीं आप वो सप्लायर तो नहीं है जिसको डे 0 से जीएसटी लेना पड़े, वरना कुछ 6-7 कैटेगरीज इन जीएसटी एक्ट में लिखी गई हैं। उनके अलावा बाकी सारे बिजनेसेस हाउसेस को जो भी गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर है उनके लिए एक टर्नओवर दी गई है, उसके टर्नओवर के नीचे कोई जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो 0 डे से ये कंप्लायंस आप पे लागू नहीं होगा। तो एक दूसरा कंप्लायंस है जो इनकम टैक्स रिटर्न की बात है, वो भी टैक्सेबल लिमिट से अगर आपका इनकम ज्यादा हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा तो 2 कंप्लायंसेस हो गई, एक इनकम टैक्स की, एक जीएसटी। अब हम बात करते हैं टैक्स इंप्लीकेशन से रिलेटेड। क्या ये इसके टैक्स इंप्लीकेशंस के बारे में बात करना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है, क्योंकि आपको इसके सारे एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स है उसमें टैक्स एक मेजर पार्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जो ये कैटेगरी है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी 1, इसमें सबसे कम टैक्स का स्लैब रेट है। गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडिविजुअल को बूस्ट करने के लिए, जनरली इंडिविजुअल जो होते हैं और जो एचयूएफ होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, ये जनरली क्या होता है कि वो सेक्टर होती है जो गवर्नमेंट सोचती है कि इनको प्रमोट करा जाए। तो जैसे इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम सब्सिडीज, मैक्सिमम हेल्पिंग नेचर इन कैटेगरी 1 की एंटिटीज के लिए छोड़ देती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने सबसे कम इनकम टैक्स रेट किसी के लिए बनाया है तो वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और एचयूएफ के लिए बनाया है। इस पे स्लैब रेट का टैक्सेस लगते हैं, जबकि कॉर्पोरेट में फ्लैट रेट टैक्स लगता है और हायर टैक्स रेट होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑडिट का होता है इनमें वो कंप्लायंस भी टर्नओवर बेसिस पे, हाई टर्नओवर पे होता है। अगर आप जीएसटी की ऑडिट की बात करेंगे वो भी 2 करोड़ से ऊपर में जीएसटी ऑडिट होती है। इनकम टैक्स की भी बात करेंगे तो 1 करोड़ बिजनेस में और 25 लाख रुपए प्रोफेशन में ऑडिट की प्रावधान लिखी गई है। पर इसको अगर आप एक और बेनिफिट इनकम टैक्स में दे रखा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, जिसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, आपके सर पे हल्का सा मैं कंसेप्ट छोड़ के जा रहा हूं कि ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप अपने टर्नओवर का सर्टेन % प्रिज्यूम कर सकते हैं आपकी टर्नओवर लिमिट के हिसाब से। ये इसका भी अपर लिमिट दे रखा है। तो अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपकी जो 1 करोड़ और 25 लाख की जो ये लिमिट है ये भी पुश होके डबल हो जाती है। मतलब 50 लाख प्रोफेशन के लिए और 2 करोड़ आपकी क्या कहते हैं बिजनेस के लिए। तो आपको ऑडिट करना जरूरी नहीं पड़ेगा, आप बचा सकते हैं, यहां तक ऑडिट नहीं करने का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब आपके इतने सारे यहां पे बेनिफिट हैं। अभी मैं बात करता हूं अल्टीमेटली कि इसमें सिंस हमें क्या कहते हैं इतने सारे कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सिंपल कंप्लायंसेस करने पड़ती है, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इतने सारे बेनिफिट है इसके, हम सिर्फ बेनिफिट्स की ही बात कर रहे थे अभी तक जितना भी आपने देखा। तो हमें स्टेप अप करने की जरूरत क्या है या फिर बाकी एंटिटीज की जरूरत क्या है, हर कोई इस पे क्यों नहीं रुक जाता, क्यों नहीं प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ करके ही बैठ नहीं जाता, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा आंसर दूंगा कि प्रोप्राइटरशिप में 2-3 लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या है कि पहला लिमिटेशन है कैपिटल का। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एवरी इंडिविजुअल के पास। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अथाह पैसा हो, पैसा हमें सबके पास अथाह तो हो नहीं सकता। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे बिजनेस भी छोटा ही बनेगा।
तो आप किसी और से नहीं ले रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या एचयूएफ, मतलब या तो एक फैमिली के पास है या तो एक पर्सन के पास है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। दूसरी बात, इसकी लाइबिलिटी जो भी आती है, आपने कुछ काम किया, काम करने के बाद कुछ लॉसेस हो गए, कुछ टैक्स बन गया या फिर कुछ पेनल्टी लग गई, कुछ भी हो जाता है, तो इसकी सारी की सारी बर्डन आप अकेले के ऊपर आएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मतलब ये जो दो है। तीसरी बात ये है कि इसमें कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है जी, बहुत बड़ा कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक डॉक्टर है, उन्होंने एक क्लिनिक खोल रखा, सोल प्रोप्राइटरशिप में उन्होंने एक क्लिनिक खोल रखा है। अब क्या हो गया, उनको मानो कोई बीमारी हो गई और उनको कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे रहना पड़ गया। अब ये नेसेसरी नहीं है कि जो डॉक्टर है उनके घर में और कोई डॉक्टर होगा ही, गारंटीड नहीं है ना, वो सोल प्रोप्राइटर है, वो गारंटीड नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो क्लिनिक पे कोई डॉक्टर ही नहीं होगा। अगर वो बिजनेस स्मॉल है, एज्यूम करते वो सिंगल पर्सन काम कर रहे थे, वो क्लिनिक चला रहे थे, अचानक उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। मैं एजम्पशन लगा रहा हूं, पर ये एजम्पशन कोई ऐसा एजम्पशन नहीं कि हो ही नहीं सकता, ये सिंपल जनरल एजम्पशन है, ये बहुत फैमिलीज में बहुत जगह पे होता है। ऐसा नहीं कि मैं एक्सेप्शनल एजम्पशन लगा रहा हूं, एक जनरल एजम्पशन लगा रहा हूं। तो उस पर अगर वो हॉस्पिटल में भरना हो जाते, खुद डॉक्टर पेशेंट बन के कहीं अपने एडमिशन हो जाते हैं अगर, तो फिर दिक्कत ये आएगी कि अब उनका क्लिनिक चलाएगा कौन, क्योंकि वो सोल अकेले ही प्रैक्टिशनर थे उनके घर में। आप समझ रहे हो? अगर कथम कदाचित उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो उनका प्रैक्टिस क्या होता है, बंद हो जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम होता है। एचयूएफ में चांसेस है कि कंटिन्यूटी में क्या कहते हैं, इससे कम इंपैक्ट पड़े, क्योंकि फैमिली में एक दो और मेंबर भी इंक्लूडेड हो। अगर सारे हैं तो सबको नॉलेज हो सकता है, पर इसमें भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है कि उसकी कंटिन्यूटी, उसकी लाइफ उस फैमिली के अलावा खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसके ये 3 मेजर प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम की वजह से लोगों को क्या करना पड़ रहा है, स्टेप अप करना पड़ रहा है और दूसरी एंटिटी में जाना पड़ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो लिमिटेशंस है और ये जो फायदे हैं, इन दोनों फायदों में आप कोप अप कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आपको जरूर प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ करना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इसमें कंप्लायंस बर्डन कम है, क्योंकि इसमें टैक्स रेट कम है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो दिक्कत वाला है, तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, मैं खत्म तो मेरा बिजनेस खत्म, मेरे फैमिली वाले कैसे चलाएंगे, और कंप्लायंस नहीं है। एक पॉइंट बोलना मैं भूल गया कि जो कंप्लायंस बर्डन कम होने का एक थोड़ा सा घाटा भी है। अगर आप किसी बिजनेस में बहुत सारे कंप्लायंसेस है, तो आप क्या करते हो, वो डेटा गवर्नमेंट को देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी डेटा आपको देना है तो आप मेंटेनेंस उसका अच्छा करके रखते हैं। पर यहां पे क्या होता है कि सिंस हमें ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, तो हमारी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली पुअर हो जाती है इन कंपैरिजन टू जहां पे आपको डेटा गवर्नमेंट को देना था। तो ये चीज भी एक हमारे लिए बैकलैश हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए प्रॉब्लम करेगी, तो फिर आपको डेफिनेटली स्टेप अप करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, उसके बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पता आपके लिए वो अच्छा हो। देखते रहिए हमारा चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।